बाई क्यूब रूट ऑफ 0.97। यहां इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 0.03, और इसे लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस 0.03 टू द पावर 1/3 क्यूब रूट का मतलब, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03 टू द पावर -1/3। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस -1/3 0.03, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 0.01, ये हो गया 1.01। ये समझ में आ गया। यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया गया है? अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया गया है। और यहाँ उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ भी था, उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ भी देख रहे हैं, और फिर ये एक एग्जाम्पल यहाँ हमने देखा। ये इसमें कोई कंफ्यूजन? क्या मैं पेज चेंज करूं? यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, हमें साइन 5 डिग्री का न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, और कंसेप्ट देखिए, ये भी कहलाता है अप्रोक्सीमेशन। ये कहता है if थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सर पाई बाय 36, अरे वाह, then we can use sin theta equals to theta, cos theta equals to theta, oh sorry, tan theta equals to theta, and cos theta equals to 1, or cos theta equals to 1 minus theta square by 2। यहाँ इस सब में ध्यान ये रखना था, राइट थीटा इन रेडियन फॉर्म, रेडियन वाले फॉर्म में यूज, ये जो थीटा है वो रेडियन के फॉर्म में लिखने के बाद आप यहाँ ये अपने आप गायब हो गया था क्या? चलो ठीक है, वायर तक किया। अब यहाँ पर चेक करिए, साइन 5 डिग्री इक्वल्स टू, हम लोग साइन 5 डिग्री इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते हैं, साइन 5 डिग्री इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन थीटा 1 से तो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, साइन 5 डिग्री में 5 छोटा है, ये तो आपको पता ही है, तो पहले थीटा को रेडियन में ले जाओ पाई बाई 180 लिखने के बाद, और रेडियन वाला वैल्यू आप यहाँ यूज करो 5 पाई बाई 180, और पाई के बदले भी डाटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 5 बाई 180 इंटू 22/7, ये न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा साइन 5 का, साइन 5 डिग्री का न्यूमेरिक वैल्यू। अब ऐसे ही यदि मैं देखना चाहूं, एक एग्जांपल, cos 1.8 डिग्री का क्या होगा, 1.8 डिग्री का वैल्यू, तो एक तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, और यदि मैं इससे ज्यादा एक्यूरेट ढूंढने की कोशिश करूं तो इससे ज्यादा एक्यूरेट, 1 से ज्यादा एक्यूरेट ढूंढना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सॉल्व करते वक्त हम लोग लिख रहे होंगे cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 when theta is very very small and is in radian।
रेडियन वाले फॉर्मेट में हो बहुत बहुत छोटा तो डायरेक्ट ये काम करते हैं। तो अब आप पाई बाय 100। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ पर देखते हैं 1.8 डिग्री, तो रेडियन में पहले ले चलते हैं। cos 18/10 इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 100। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाय 100 इसका स्क्वायर बाय 2, पाई बाय 100 उसका स्क्वायर बाय 2। तो ये जो डाटा है, ये डाटा आ जाता है 1 माइनस पाई स्क्वायर हो जाता है 10, 3.14 का स्क्वायर करके देखना, वो आ जाता है 10, 99.99 टाइप कुछ आएगा वो 10, और 10 बाई 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4, 1 2 3 4 ये वैल्यू, और वो 2 है तो 2 भी आ गया साथ में, एक जीरो आप हटा दो तो आपके पास जो वैल्यू आ गया 1 माइनस 0.0005। चेक कर लेना इतना होगा कि नहीं होगा। एक तो 0.5 आता और 3 जीरो हटाते तो 3 जीरो उसके लिए डालते, तो ये हो जाता 0.005, तो वैल्यू आ जाता 0.9995। अब इसको यदि कोई 1 लिख ही देगा तो इसमें कौन सा बुरी बात है, तो ठीक है यार, लगभग में तो अप्रोक्सीमेशन में सही है। तो बहुत एक्यूरेट यदि हम ढूंढने के चक्कर में पड़े तो जितना थीटा का वैल्यू छोटा लेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमारा होगा। ये आइडिया समझ में आ गया। टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। यहां चेक करिए तो एक एग्जांपल और कि 3.6 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 3.6 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो इन्हें यदि हम सॉल्व करें, 3.6 को यदि हम सॉल्व करें तो 3.6 डिग्री स्मॉल है, ये तो पक्का पता चल गया। 36/10 ये डिग्री है, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेडियन में पहुंच गया। ये पाई आगे हो जाएगा 10, ये हो गया 10 पाई बाय 50, और अब ये हो जाएगा पाई बाय 50, यही हो जाएगा ना। और पाई बाय 50 का मतलब 3.14 बाय 50, 0.314 बाय 5, 0.06 के आसपास। अरे आगे डिवाइड ढंग से कर लेना यार, मेरे भरोसे मत रहना। ऐसा ही कुछ आ गया, देख लो, कैलकुलेशन आप खुद से कर लें। टेन पाई बाय 50 को पाई बाय 50 लिख दिया है, क्योंकि पाई बाय वो जो एंगल था 3.6 डिग्री बहुत छोटा था। कुछ कैलकुलेशन में कंफ्यूजन? ओके ना, ये कल वाला रिवीजन किया है। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे छोड़ दो, वो डिपेंड करता है 4 ऑप्शन में अपने पास क्या है, 4 ऑप्शन में क्या है। अरे इतना उत्साह ठीक नहीं, तो क्वेश्चन ही छोड़ दो, ऐसा ना। चलिए यहाँ तक यदि हम लोग आ गए तो इसमें कुछ आगे बढ़ने की सोचें। उससे पहले एक याद आता है मुझे, एक एक आता है मुझे, यहां से सन का या यहाँ से मून का डिस्टेंस देखने की सोच रहे हैं, तो फीता लेके जाओगे यहाँ से सन तक, वो तो पॉसिबल नहीं, तो कैसे लेंथ मेजर किया जाएगा, तो उसके लिए एक एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है पैरेलैक्स मेथड। अब ये पैरेलैक्स मेथड का क्या लफड़ा है यार,
सोचो, ध्यान से सुनो। अपने अपने उंगली को रखो स्क्रीन के सामने, आंखें और स्क्रीन के बीच, और ये लाइन, एक आंख से देखो इस लाइन को और अपने उंगली को, और उंगली से ढक जाए वैसा देखो। सब अपने अपने उंगली को रखो लाइन के सामने और एक आंख से उसे देखो, और इस तरह से रखो उंगली कि वो लाइन ढका हुआ, मतलब उस उंगली के छुप जाए। छुप गया? अब जिस आंख को बंद कर रहे हो उसे खोल दो और दूसरे को बंद कर दो। अब क्या वो शिफ्ट हो गया? शिफ्ट हो गया या नहीं शिफ्ट हो गया? सर। ये जो शिफ्ट होता दिख रहा है ना, ये कहलाता है पैरेलैक्स, ये इवेंट कहलाता है पैरेलैक्स। अब इस इवेंट का क्या करें? इस इवेंट से डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ये ट्रिकी पॉइंट है। पहले पैरेलैक्स क्या है ये क्लियर हो गया, मतलब उंगली आपने जहां था वहीं रखा है, बोर्ड पे जो लाइन है वो भी वही है, लेकिन आपने एक आंख को बंद करके दूसरे से देखना शुरू किया तो ऐसे लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो जहां था वही है, लेकिन शिफ्ट तो फील आया। ठीक है, तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर ये जो इवेंट होता है ना, इस इवेंट को कहते हैं पैरेलैक्स। ये इवेंट कुछ तो हुआ ना, जो एंगल तुमने कहा बदला या ये हुआ, जो भी घटना हुई उसका नाम है पैरेलैक्स। अब इस मेथड का कैसे यूज करेंगे ये ध्यान से सुनिए। आप अर्थ के किसी एक सरफेस के किसी एक पॉइंट से आपने सन को देखा और फिर अपने अच्छे वाले बाइक पर बैठ गए और थोड़ी दूर चले गए। मान लो अच्छी स्पीड है आपके बाइक की, 100 किलोमीटर पर आवर से कम क्या चलाओगे, तो 5 मिनट में आप चले गए काफी दूर। तो आपने यदि काफी दूर डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर लिया है तो वहां से फिर से उसी सन को देखो। सन तो जहां था वही है, लेकिन जब उसको देखोगे आप तो देखने के लिए ये दो अलग अलग डायरेक्शन से उन्हें आप देख रहे हो, क्योंकि कुछ डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। तो ध्यान से देखना स्क्रीन पे, यहां मैंने अर्थ का एक पोजीशन कह दिया है P, यहां से सन को देखा, और एक पोजीशन कह दिया है Q, यहां से सन को देखा, और ये एंगल पता कर लिया। यदि ये एंगल पता कर लिया तो इससे क्या होगा उसके बारे में विचार करते हैं। यहां पर मैंने ये डिस्टेंस तो खुद ट्रेवल किया है, PQ वाला लेंथ, PQ वाला लेंथ जो ट्रेवल किया है इसको मैंने कह दिया L। L जो है ये P से Q तक का लेंथ है जो मैंने ट्रेवल किया बाइक पे बैठ के, और सन को देख रहे हैं। अर्थ पे ये दो पॉइंट थे P और Q। आपने जब ये एंगल मेजर कर लिया तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो PQ है वो एक स्ट्रेट लाइन होने के बजाय ये एक आर्क के नजरों से भी देखा जा सकता है, आर्क के नजरों से भी देखा जा सकता है जिसका सेंटर कहां हो, सन पे हो। ये जो PQ है उसको एक आर्क भी आप कह सकते हो। यदि रेडियस बहुत बड़ा होता है तो आर्क जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगेगा। तो PQ जो है, ये जो PQ है यही आर्क PQ भी हो जाएगा, जिसके लिए रेडियस जो है ये P से सन का डिस्टेंस या Q से सन का डिस्टेंस। अरे जब सन की बात कर रहे हो तो चाहे P से डिस्टेंस लो, चाहे Q से डिस्टेंस लो, चाहे बीच में किसी पॉइंट से डिस्टेंस लो, वो डिस्टेंस अलग अलग थोड़े आने वाले। हाँ हाँ, कितना अलग हो जाएगा? 2-4 लाख किलोमीटर, 2-4 मीटर के अंतर होने से इसमें चेक करो कि P और Q आप कितना कितना हजार किलोमीटर चले गए P से Q। बाइक से ही जा रहे हैं ना, रॉकेट तो नहीं दिया था आपको। तो वो जब बाइक से आप गए तो सन से P का डिस्टेंस, अच्छा सन से अर्थ का डिस्टेंस कहते हो कि सन से जिज्ञान इंस्टीट्यूट का डिस्टेंस कहते हैं? तो अर्थ का मतलब अर्थ के किसी भी पॉइंट का ना डिस्टेंस का मतलब, तो तुम ये सोचो ना इस हिसाब से। तो चाहे P का ले लो, चाहे Q का लो, और चाहे वो बीच में किसी पॉइंट का लो, तो ये सारे डिस्टेंस ये अर्थ का सन से डिस्टेंस हुआ। और ये ऐसे आप देखो तो अपना एंगल का एक डिफिनीशन था, एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते थे, आर्क बाई रेडियस। यहाँ थोड़ा
यहाँ थोड़ा सा और देखो आर्क, यहाँ और थोड़ा सा देखो आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू बाई रेडियस, रेडियस डी, आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू हो गया एल बाई डी। तो आपने मेजर कर लिया है एल, आपने मेजर कर लिया है थीटा, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई थीटा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा एल बाई थीटा, वेयर वेयर थीटा इज इन रेडियन। वो डिग्री में कैलकुलेट करोगे तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, रेडियन में, थीटा को रेडियन में आप कन्वर्ट करके इनको यूज करते हो। और आप जब ये यूज करते हो तो इससे आपको क्या पता चल जाता है डी, और डी कहां से कहां का डिस्टेंस था, ये डी था अर्थ से सन का डिस्टेंस। अब ये जो था ये हुआ क्या, आपने जो दूर मान लो मून का डायमीटर मेजर करना है, तो मून का डायमीटर मेजर करना है, उसमें भी आइडिया यूज कर लेते हो। यहां पर अर्थ पर मैं बाइक से चल के पी से क्यू पे गया और देख रहा था एक ही ऑब्जेक्ट को, सन को, और उसमें वो जो एंगुलर एक चेंजेस दिखा, कितना एंगल है उन दोनों लाइन के बीच में, पी से देखने पे और क्यू से देखने पे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया और फिर हमें डिस्टेंस मिल गया। अब इसी तरह जैसे ये सन का हमने अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया है पैरेलैक्स मेथड को यूज करके, ये आईआईटी नहीं पूछता, पहला पॉइंट, ये मेडिकल नहीं पूछता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल ये पूछ देता है कि पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड का मान लो ऑब्जेक्टिव में दे दिया, क्या यूज करते हैं, 4 ऑप्शन कुछ दे दिया, तो डिस्टेंस मेजर करने में करते हैं। यहां एक काम और करो, ये है आप मून का डायमीटर मेजर करना चाहते हो, खुद लॉजिक डेवलप करो। तो सर मैं तो अमावस्या की रात में बाहर निकलूंगा, अबे मून नहीं दिखेगा यार, मून देखना है तो पूर्णमासी के रात में मून दिखेंगे हमें। तो मून मान लो देखने के लिए बाहर निकले, और मून देखने के लिए बाहर निकले, तो अब आप बाइक वाइक से मत जाना, बस अपने छत पे जाओ और देखो ये मून के, आप क्या करते हो, 2 पोजीशन को देखो, मून का ये और मून का ये 2 किनारों को देखोगे, उनके बीच का एंगल पता कर लो। यदि आपको अर्थ पे हैं आप, अर्थ के किसी पॉइंट पी पे हैं आप, तो अर्थ के किसी पॉइंट पी पे हैं आप, तो ये मून का अर्थ से डिस्टेंस आपको पता होगा। सर मुझे कहां से पता होगा, अरे जैसे सन का पता किया वैसे पता कर लो, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस पता है। और अब आप यहां देखो, यहां पर जो आप डायमीटर मान लो डी कह देते हो, तो ये जो हो गया एम पॉइंट और एन पॉइंट, तो अब यहां पर फिर से एक आर्क आप इमेजिन करो, जिसका सेंटर कहां पे अब के लिए मान रहे हो आप, जिनका सेंटर पी पे है। तो आप क्या लिख लोगे, यहां पर जो थीटा नॉट देखते हो, ये थीटा नॉट हो गया आर्क एम एन बाई डी, ये डी है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और आर्क एम एन हो गया डायमीटर ऑफ मून बाई डी। तो ये जो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा डी इंटू थीटा नॉट हो जाएगा। तो डिस्टेंस यदि हमने पता कर लिया है अर्थ और मून के बीच, मून के बदले यदि मैं सन के ही डायमीटर की बात करने लगूं, तो सन के ही डायमीटर की बात करने लगूं, तब भी आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यदि ये सन होता तो आप सन को देखते वक्त ये उसके 2 किनारों को लगभग आप इमेजिन कर रहे हो, सर कहाँ तक का डायमीटर, भाई आंख बचा के जहां तक फोकस कर सकते हो उतना ही लेना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। आप ये कह सकते हैं कि एक आइडिया तो आपको मिल जाएगा, इससे डिस्टेंस का ये आइडिया मिल जाएगा। ये सन का यदि डायमीटर मैं देख रहा हूं, मून के बदले मैंने नाम बदल दिया सन, तो सन का यदि डायमीटर देख रहा हूं तो मेथड तो ऐसा ही रहेगा। पिछले पेज पे आपने पता किया अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, और अब आपको पता चल जाएगा मून का वो सन का डायमीटर, इस मेथड से सन का डायमीटर। तो ये एनसीईआरटी में कहीं चर्चा कर चुका है, तो बच्चों के मन में आता रहता है कि आखिर ये क्या है नहीं है, तो एक नजर हमने ये देखा, वो सिंपल एक एप्लीकेशन सा था। हाँ, यूज थीटा इज इन, थीटा नॉट इज इन रेडियन।
एक पॉइंट और आता है जो देख के बड़ा टेंशन होने लगता है, कभी कभी पूछ देता है पारसेक इज यूनिट ऑफ लेंथ। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसमें ऑप्शन मैंने दे दिया, आपने कहा तो ये लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर। अब किसका यूनिट है ये मुझे नहीं पता, तो आपको पता है तो आपने कहा ये लेंथ का यूनिट है, तो बताइए ये कौन से लेंथ को कहते हैं पारसेक। तो उसके लिए रास्ता देखिए, आपने ये 2 पॉइंट चुन लिया, जिस पॉइंट के ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है ये होता है डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, बिटवीन अर्थ एंड सन। ये जो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है एवरेज, उसे कह देते हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है एवरेज, उसे कह देते हो AU। और आप बहुत दूर आ जाओ, तो कहाँ आओगे यार, अर्थ पे हो तो अर्थ पे बैठे रहो। बहुत दूर में ऐसे 2 पॉइंट सोचो, M और N, और आपके रेस्पेक्ट में ये इतना दूर है कि इसको आर्क के तरह आप देख सकते हैं, इतना दूर है MN। ये जो MN है, ये जो MN आर्क है, आर्क MN, इसका जो डिस्टेंस है ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे ध्यान देना। अब यदि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो इसके 2 किनारों को यदि हम अटैच करें तो यहां भी हमें ये जो डिस्टेंस मिल रहा होगा, ये डिस्टेंस D डैश, ये जो डिस्टेंस D मिलेगा, ये जो डिस्टेंस D मिलता है ये डिस्टेंस कहलाता है 1 पारसेक। ये डिस्टेंस, ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो लेंथ है, ये आर्क जो अपने सेंटर पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा उस आर्क का, उस सेंटर तक जाने के लिए जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है, वो डिस्टेंस इसके लिए हम लोग कह दे रहे हैं 1 पारसेक। ये डिस्टेंस कह दे रहे हैं 1 पारसेक। हाँ, इस MN आर्क का P सेंटर है। आप मुझे ये बताओ एंगल, हाँ यहाँ पे भी हम ये आर्क नहीं सोचेंगे तो सेंटर वर्ड नहीं आएगा अपने पास, और सेंटर के लिए 2 रेडियस जहां कट करेगा वहां सेंटर होगा। तो M और N पे जो 2 रेडियस आप सोचेंगे, तो पहले आर्क सोचोगे फिर रेडियस सोचोगे, एक आइडिया। और एक काम और करते हैं, लाइट ईयर किसका यूनिट है ये बता दो। तो लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है, किसके लिए कि 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, लाइट ईयर उसके लिए यूनिट हो गया। तो ये थोड़ा सा कुछ कहानी था जिसको हम लोग देख रहे थे, जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड था। कुछ नाम एक ध्यान रखना, एक टर्म आता है एंगल के लिए, यूनिट एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, सेकेंड, डिग्री, सेकेंड एंड मिनट। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो टाइम वाइम का कहानी है,
तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप जब बात करते थे पहली बार जब एंगल के बारे में सोचना सीखा, तो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीद कर दिया गया और आपको बताया गया कि यहाँ पर ये जो सेमी सर्किल एंगल बना रहा था ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री मिलके 180 डिग्री सेंटर पे टोटल एंगल होता है। फिर आपको बताया गया कि ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ये 45 डिग्री ऐसे ही करते आएंगे तो कहीं ना कहीं ये 1 डिग्री एंगल बनेगा। तो 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया है, 1 डिग्री बाई 60। 1 मिनट को कैसे डिफाइन किया है, 1 डिग्री बाई 60। 1 मिनट, ध्यान देना, 1 डिग्री बाई 60, 1/60 डिग्री को कहते हैं 1 मिनट। हाँ एक सेकेंड, ये मिनट अभी किसका यूनिट है, ऊपर देखो, यूनिट ऑफ एंगल, ये भी है यूनिट ऑफ एंगल। सेकेंड भी टाइम में भी यूज होता है और सेकेंड एंगल में भी यूज होता है, और एंगल में जो यूज होता है उसका मीनिंग मैं आगे बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। सर ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेजर करने में यूज होता है ना? ये डिग्री में ही लैंगिट्यूड लैटिट्यूड से काम चल जाता है। यदि हम ये बात करते हैं ना कि आंखों के देखने के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो क्या होगा, वो एंगल छोटा छोटा जिससे हम अंतर कर सकें दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो आंखों पे बनने वाला एंगल, तो वो आता है 1 मिनट। तो एंगल का ये छोटे छोटे एंगल के लिए इनको हम यूज करते हैं। और यहाँ अब आप खुद बताइए थोड़ा सोच के, यदि 1 सेकेंड एंगल होता होगा तो ये कितना होता होगा 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट जो भी है उसको 60 से डिवाइड किया, या 1/60 इंटू 60 डिग्री, या 1/3600 डिग्री, ये कहलाता है 1 सेकेंड। तो आपको यदि कभी ऐसे मौका मिल जाए कि यूनिट को हम चेक करें तो इनको पहले और बाद में लिख लो जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। ये डिग्री एंगल यूनिट ऑफ डिग्री जो लिख रहे हो ना उसमें इनको ऐसे लिख दो, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। जैसे कि डिग्री के बाद कौन आएगा, मिनट, और उसके बाद कौन आएगा, सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। रेडियन तो ऑलरेडी है, दो और नए नाम आपके सामने आ गए, सेकेंड एंड मिनट। अब मुझे एक पॉइंट का डाउट हो रहा है, मैं सोच रहा हूं कि जो पार्सेक हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें पैरालैक्टिक सेकेंड जैसा टर्म आता है, तो इसको इसके डिफिनीशन को मैं एक बार और समझाने के लिए रास्ता सोचूं। पार्सेक अभी अभी कुछ देर, पैरालैक्टिक सेकेंड उसको डिटेल में कहते हैं। तो यदि यहाँ सेकेंड वर्ड आया है ना, तो मैं जो अब डिफिनीशन सोच पा रहा हूं पार्सेक का, सर आप डिफिनीशन सोचते क्यों हो, याद क्यों नहीं रखते, बहुत से यूनिट है यार, नहीं याद रहता। अब जैसे मैंने देखा कि अभी अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं एंगल, तो मुझे याद आया नाम ये सेकेंड, ये एंगल में भी यूज होता है। अब जैसे अभी आदित्य के दिमाग में क्वेश्चन आया था, इसने 2 मिनट पहले मुझसे पूछा था, सर ये आपने आर्क क्यों कहा है, मैंने ठीक, अब आर्क मैंने उसको बताया कि आर्क होगा कहीं हम सेंटर ढूंढ पाएंगे तो डिस्टेंस लेना हमें आसान हो जाएगा, ये मैंने उसे जवाब दिया। अब इन सारे बातों के बाद मुझे मेरे दिमाग में एक डिफिनीशन नए सिरे से जो बन पा रहा है उन्हें हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर का आर्क, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर का आर्क, उसके दो किनारों से हम चलते चले आए तो कहीं ना कहीं तो ऐसा सेंटर होगा जहां वो 1 डिग्री का एंगल बनाता होगा, 1 सेकेंड का एंगल बनाता होगा। 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल हुआ, अब उससे छोटा एंगल हमने डिफाइन तो नहीं किया है, हमने नाम कहां तक रखा है 1 सेकेंड का। तो 1 सेकेंड का कहीं ना कहीं जाके एंगल वो बनाएगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा इसके लिए हमें दोनों एम और एन वाले सिरे से, वो जो डिस्टेंस आता होगा उसके लिए हम पार सेक यूनिट यूज कर देते होंगे। अब एक काम करो, एनसीईआरटी में चल के देखते हैं, एनसीईआरटी मिलेगा कहाँ, एनसीईआरटी 2 मिनट रुक जाओ।
एनसीईआरटी जी। ये जो सेकंड और मिनट मैंने यूज किया ना, इसको आलसपने में पूरा किताब यही लिख रहा है, और एनसीईआरटी वाले बड़े मेहनती हैं, आलस नहीं करते। उन्होंने एंगल के लिए जब टर्म यूज किया सेकंड, तो एंगल के लिए जब उन्होंने टर्म यूज किया है सेकंड, तो सेकंड के बदले उन्होंने मेहनत की है, आर्क सेकंड लिखा है, और मिनट के बदले उन्होंने यूनिट के लिए लिखा है, लिखेंगे मैं उम्मीद करता हूं, आर्क मिनट, जिससे कि टाइम के साथ यहां अंतर आ जाए। सोच रहा था ऐसा कुछ, तो ये एनसीईआरटी वाले ने बड़ा मेहनती है, तो इन्होंने कोई मतलब मेहनत किया और लिखा एक जगह आर्क सेकंड। तो अब ये लॉजिकल लग रहा है कि आर्क सेकंड वर्ड हम यूज करेंगे तो सेकंड जो टाइम है उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी ने लिखा है, पेपर वाले इतना मेहनत करेंगे इस भरोसे मत रहना, वो कॉन्टेक्स्ट से अंतर कर लेना कि यदि वो एंगल के सेंटेंस में यूज, एंगल के संदर्भ में यूज कर रहे हैं सेकंड, तो आर्क सेकंड है, मतलब वो एंगल वाला आइडिया, ठीक ना। मैं भी ये आर्क सेकंड देख के मेरा भाई दिल खुश हुआ, चलो यार एनसीईआरटी वाले ने आर्क सेकंड लिखा, कुछ तो अलग लिखा। अब यहाँ देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि पारसेक, तो पारसेक के लिए ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पहले तो लो आर्क, और ये जिस किसी भी पॉइंट पर ये आर्क एंगल बनाएगा कितना, 1 सेकेंड का, 1 आर्क सेकेंड का, 1 आर्क सेक का एंगल बनाएगा, 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस डी को हम कहते हैं 1 पारसेक। अब आपको यदि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है तो ये लेंथ पता चल जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, और 1 आर्क सेकेंड को आप डिग्री में ले जा सकते हो, डिग्री को फिर रेडियन में ले जा सकते हो, और रेडियन में जब डाटा आ जाएगा तो वो आर्क लेंथ बाई पारसेक वाला डिस्टेंस के बराबर कर दोगे। क्या ये आइडिया क्लियर है कि हम लोग पैरालैक्टिक सेकेंड वाला डिस्टेंस किसको कहेंगे, पैरालैक्टिक सेकेंड वाला डिस्टेंस कहेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो एक आर्क है, वो उसका जो सेंटर हो, जहां वो बना रहा हो कितना, 1 आर्क सेकेंड का एंगल, वो जो उसका रेडियस बनेगा वो रेडियस होगा 1 पैरालैक्टिक सेकेंड या 1 पारसेक के बराबर। और ये लेंथ आ जाता है कैलकुलेट होकर के, ये लेंथ आया हुआ है कैलकुलेट होकर के 3 into 10 to the power 16 मीटर ओनली, 3 into 10 to the power 16, 3 into 10 to the power 16 मीटर आता है ये लेंथ। और ये है 1 पारसेक, कितना आता है 3 into 10 to the power 6, 3.08 into 10 to the power 16 मीटर, 3.08, और एक्यूरेट देखें तो 3.08, 2 डेसिमल के बाद एनसीईआरटी ने डिजिट तक दिया हुआ है, 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। और 1 लाइट ईयर जो लेंथ है, ये 1 लाइट ईयर लेंथ है, ये हो जाता है 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, 9.46 into 10 to the power 15 मीटर।
9.46 into 10 to the power 15 मीटर। एक सेकंड में 3 to 10 to the power 8 और एक साल में हाँ तो कर लो ना मल्टीप्लाई, 10 के पावर्स में ही तो जाओगे। कहाँ तक चलेगा? 15 तक चलेगा। बहुत बढ़ गया है यार, देखो तो सही, मल्टीप्लाई करके देख लेना यार। अच्छा देखो 365 में 10 2 बार आएंगे या 3 बार आएंगे? 365 ऐसे ही बढ़ोगे ना, सेकंड में उतना चल गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो ना, ये भी तो लाखों में जाएगा। एनसीईआरटी लिखता है यार, 10 के पावर्स में तो जा रहे हो तुम, ये भी तो ध्यान दो, 10 के पावर्स में। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। हाँ 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1 कैपिटल ए कैपिटल यू, 1 कैपिटल ए कैपिटल यू, ये है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब इतने डाटा जो है, इनमें से केवल एक चीज याद रखना है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, ये याद रखना है। किसका यूनिट है? लेंथ का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है? लेंथ का। फर्मी एक होता है लेंथ का यूनिट। 10 टू द पावर -15 मीटर के लिए फर्मी टर्म यूज कर लेते हैं। 10 टू द पावर -15 मीटर के लिए फर्मी यूज कर लेते हैं। 10 टू द पावर -10 मीटर के लिए एंगस्ट्रम यूज कर लेते हैं। 10 टू द पावर -15 लिख लो। 10 टू द पावर -15 मीटर इक्वल्स टू 1 फर्मी, 1 F। फर्मी के लिए F यूज करते हैं। पूरा स्पेलिंग लिखेंगे तो FERMI, FERMI फर्मी, या एक ही अक्षर लिखेंगे तब भी स्मॉल लिखिएगा, 1 F, 1 स्मॉल F, 1 स्मॉल F हो गया 10 टू द पावर। हाँ यहाँ यूनिट में भी स्मॉल F यूज किया गया है। 1 F और F कितना हुआ तो 10 टू द पावर -15 मीटर। और 10 टू द पावर -10 मीटर के लिए आप यूनिट यूज करते हैं एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यूज करते हैं, ये इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिखते हैं 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये एंगस्ट्रम लिखने के लिए ए और उसके ऊपर डिग्री जैसा वो 0 डाल देते हैं एंगस्ट्रम लिखने के लिए। अब मुझे वो याद, अच्छा आप लोग बीच में गायब हो गया। अब मुझे याद दिलाइए कि होमवर्क क्या था पिछले टर्न पे? DPP 3 and 4 कर लिया आप लोगों ने? नो सर, 4th नंबर बता दो। अच्छा तो उसमें भी आप पूछ लो, मैं कोशिश करता हूँ समझा दूं एक बार। और हमें क्वेश्चन कहाँ मिल पाएगा? क्वेश्चन मिल जाता है अगले लेक्चर में। अभी आराम से ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। डॉट नहीं है तो अभी शुरू हो जाएगा। इसके 2-3 डॉट नंबर दे दो, मैं क्वेश्चन भी समझा देता हूँ और लिख भी देता हूँ। वो तुम्हारे कौन से क्वेश्चन है? 3rd और 7th। DPP आप देख लें, 4th 3rd में क्वेश्चन कहा गया है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल इक्वल्स टू
जूल का एक्सटेंडेड फॉर्म देखो, 1 जूल इक्वल्स टू, याद करना एनर्जी के लिए या वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला था ml2t-2, उसको देख के लिखो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास अवेलेबल है डाटा, ये हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा। अब ये कह रहा है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है ये 4.18 जूल जो है हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है इन ए न्यू सिस्टम, इन ए न्यू सिस्टम 1 यूनिट मास, ये है अल्फा के जी, 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, ये है बीटा मीटर, और 1 यूनिट टाइम ये है गामा सेकेंड। चेक कर लो, ऐसा ही है कुछ। सेकंड ऑप्शन, अब हम लोगों को बताना है कि नए सिस्टम में 1 कैलोरी x यूनिट एनर्जी इन न्यू सिस्टम है, तो आपको x बताना है कितना होगा, x बताना है कितना होगा। ये कहानी है, ये क्वेश्चन समझते हैं। क्या क्या कहा गया है, एक किसी नए देश में चले गए, वहां का जो 1 यूनिट लेंथ है ना, वो अल्फा के जी, अल्फा है 1, अल्फा के जी है 1 यूनिट मास, बीटा मीटर है 1 यूनिट लेंथ, और गामा सेकेंड है 1 यूनिट टाइम है। और उस देश में एनर्जी का क्या यूनिट होगा, इस पे विचार करेंगे। उनका जूल से क्या रिलेशन है, इस पे विचार करेंगे। और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि 1 कैलोरी उस नए देश में कितने यूनिट के बराबर होगा। आइडिया क्लियर? अब ध्यान से देखिए, एन, पहले हमने वर्क का या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, ml2t-2 इन न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम 1 यूनिट वर्क और एनर्जी, और एनर्जी इक्वल्स टू, वर्क और एनर्जी इक्वल्स टू, वर्क और एनर्जी कह देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, m के लिए 1 यूनिट मास, साथ में कौन होगा 1 यूनिट लेंथ, इसका क्या होगा स्क्वायर, अपॉन 1 यूनिट टाइम, और उसका भी स्क्वायर। आप देखिए 1 यूनिट मास हो गया अल्फा केजी, 1 यूनिट लेंथ हो गया बीटा मीटर का स्क्वायर, और इधर 1 यूनिट टाइम गामा सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, या अल्फा बीटा स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर जूल। ये जूल में आ गया, कोई कंफ्यूजन? अब यहां से हम ये देख रहे हैं 1 यूनिट वर्क, 1 यूनिट एनर्जी इन न्यू सिस्टम, एनर्जी इन न्यू सिस्टम। अब जब ये बात पता चल गई तो आप ऐसा करो, अल्फा बीटा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आओ। तो हम इस स्टेटमेंट को फिर क्या लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू गामा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा स्क्वायर यूनिट एनर्जी इन न्यू सिस्टम, एनर्जी इन न्यू सिस्टम। चलो, नहीं समझ में आया तो पहले ये देखो, 1 यूनिट एनर्जी इन न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम, ये किसके बराबर आ रहा है, अल्फा बीटा स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर जूल। तो 1 जूल किसके बराबर होगा ये बताओ। तो ये लिखना नहीं आता है तो गामा स्क्वायर इधर लाओ, बीटा स्क्वायर से डिवाइड करो, अल्फा से डिवाइड कर दो, यूनिट एनर्जी इन न्यू सिस्टम। अब देखो 1 कैलोरी कितना था, 4.18 जूल,
4.18 into 1 joule, 4.18 into gamma squared by alpha beta squared, unit energy in new system. क्या ये आइडिया समझ में आया? यस सर। आदित्य एक बार और समझाओ, ये क्लियर है? हाँ सर। ये लिखने का तरीका में, हाँ बताओ। सर जो सर ऑप्शन की एक दो पेज पीछे। हाँ ये और यहाँ आ गया। तो सर इसमें 1 यूनिट मास इक्वल टू अल्फा केजी है, तो सर केजी हो जाएगा 1 बाय अल्फा, वैसे ही लेंथ 1 बाय बीटा। और तुम्हें जाना कहाँ पर है? तो सर उसी से निकल जाएगा ना सीधा। हाँ तुम सीधा चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक रास्ता है जो मैंने बताया, जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कभी यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो कभी चलते हुए कि मेरा रास्ता सही है या नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, तो ये नॉर्मल रास्ता है, इस पे आप हमेशा चल सकते हैं। ठीक है? कभी भी यदि आपको कहीं आपके रास्ते में कंफ्यूजन हुआ तो दूसरा कौन सा रास्ता होगा जो हर एक जगह अप्लाई होगा? ये रास्ता है। और यूनिटरी मेथड जैसा कुछ हम लोगों ने यूज किया। ओके, इसमें अब कंफर्टेबल? यहां पर 7th क्वेश्चन देख रहे हैं DPP 4 का। DPP 4 क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास U के बारे में कहा जा रहा है कि वो एनर्जी है। U है, क्वेश्चन में कहा गया है एनर्जी, वर्क के जैसा ही इनका यूनिट होगा। AX बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी। मुझे ये भी बता दिया गया है x डिस्टेंस है। तो अब इसमें हमसे एक्स स्क्वायर प्लस बी देख के क्या आप ये कह सकते हैं कि b का डायमेंशन वही होगा जो एक्स स्क्वायर का होगा? तो b का डायमेंशन हो गया l स्क्वायर। एक काम यहाँ खत्म। और इधर आप जानते हैं LHS का जो डायमेंशन होता है वही RHS का होता है। LHS में कौन है? U। और इधर हो गया AX बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर। AX बाय बी प्लस एक्स स्क्वायर U का लिखते हैं ML2 T-2। A का हम ढूंढ रहे हैं, X का हो गया L और नीचे आ गया L स्क्वायर। सर कैसे पता? अरे B और X स्क्वायर दोनों के एक जैसे होंगे तो L स्क्वायर ही आएगा उनका सम करने पर डायमेंशन। तो ये कितना आ गया? A का डायमेंशन भी दिखने लगा मुझे, ML3 T-2। और अब A और B का प्रोडक्ट कर लो और उनका डायमेंशन देखो, तो ML⁵ T⁻⁻²। बी का डायमेंशन क्या है? फिर से एक बार पूछें प्लीज। बी का डायमेंशन है सर पर L क्वेश्चन स्क्वायर। में दिया नहीं हुआ कि A एंड B आर डायमेंशन। अच्छा डायमेंशनल है। हाँ, A और B डायमेंशनलेस थोड़े ना है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। ठीक है? जिनके डायमेंशन है, डायमेंशनलेस जिनके डायमेंशन नहीं है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। DPP 2 का पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास है? DPP दिखा दो DPP। दूसरा क्वेश्चन 3 to 5 हाँ 3 to 5 वाला। ध्यान से देखना, पहले वाले में तुम किसको ढूंढ रहे हो? और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT-2। तो चारों ऑप्शन को बारी बारी से एनालाइज करो कि उनमें किसका डायमेंशन LT-2 है, वो तुम्हारा आंसर होगा। जैसे मैं याद दिलाऊं, यहां मैं आपको याद दिलाऊं, x के बारे में कहा गया है पोजीशन या डिस्टेंस, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा L। ध्यान रखिएगा, x का या x0 का जो डायमेंशन होगा वो होगा L। A के बारे में भी यही जैसे वर्ड आ रहा है, एम्पलीट्यूड, यदि कहीं दिखेगा तो नहीं दिख रहा। पहले नंबर, ये तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन की मैं बात, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं।
V के बारे में ध्यान से देखना, V के बारे में कहा गया है एनर्जी, याद करो। तो V का डायमेंशन हम जानते हैं ml2 t-2। M के बारे में कहा गया है वो मास है, तो M कैपिटल M खुद। और कौन है? अब इनमें अब आप बारी बारी से इन सबके डायमेंशन समझ गए और अरेंज करके देखो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऐसा है जिसमें से LT-2 आ गया, वो तुम्हारा आंसर हो गया। ये आइडिया क्लियर है? मतलब हमें नहीं पता, चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं, ये SHM नाम का चैप्टर है, 12वां चैप्टर आएगा, हमें नहीं पता वो क्या है, नहीं पता है। लेकिन मैंने अभी क्या किया, हमें पता है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो डायमेंशन चेक कर लिया। अच्छा पहला वाला चेक करके देखो तो, एक सेकेंड, V बाई एक्स नॉट। अब मुझे बताओ, ये V बाई एम एक्स नॉट का डायमेंशन ml2 t-2, m का m और ये x का l, देखो तो ये कितना आ गया LT-2। और ये किसका हम ढूंढ रहे थे? एक्सेलरेशन का, यही हमारा आंसर है। आप कैसे सर कॉन्फिडेंट हो सकते हो? तो बाकी तीन के भी निकाल के देख लो, और ओनली वन करेक्ट ऑप्शन यदि है और यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ही पढ़ के ये पेपर आया है, तो आप इतने ही से अंतर कर सकते हो, क्योंकि और फॉर्मूले तो हमें आता ही नहीं अभी। यही काम आप करेंगे चौथे में। चौथे में आपको क्या चाहिए? पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशन? तो टाइम पीरियड के लिए हम कहते हैं हाँ टी, सिंपली टी। अब चारों ऑप्शन में ढूंढो कि किसका ऐसा होगा जो टी आ जाए। अल्फा क्या है तो ध्यान से देखना, v इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 4 है। तो जब हम डायमेंशन देखेंगे तो v क्या था? एनर्जी था, तो ml2 t-2, अल्फा का हम ढूंढ रहे हैं डायमेंशन, और ये l टू द पावर 4 x पोजीशन है या डिस्टेंस है। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन हमें पता चल गया, ml-2 t-2। अब अल्फा का भी डायमेंशन पता है, m का भी पता है, a का भी पता है, ये एम्पलीट्यूड, ये जो है इसका भी डायमेंशन, ये एम्पलीट्यूड जो होता है, ये डिस्टेंस होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये L होता है इसका डायमेंशन। तो बाकी चारों ऑप्शन में रख के देखो किससे टी आएगा, वो तुम्हारा आंसर है। ऐसे आप काम कर लेंगे, ठीक है। आपके DPP 4 में केवल थे, 3 में नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा मुझे ये बताइए, x बराबर जब लिखते हैं a sin ओमेगा टी और x बराबर लिखते हैं b e टू द पावर, क्या लिखा हुआ है दूसरा? b e टू द पावर माइनस ct स्क्वायर। दोनों अलग अलग भी एनालाइज कर सकते हो आप, और एक साथ भी एनालाइज कर सकते हो। साइन ओमेगा टी क्या डायमेंशनलेस वैल्यू देता है, ये पता है? डायमेंशनलेस। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का एक जैसा होगा, ये आप जानते हैं। ए का डायमेंशन कैसा आ गया? एक्स के जैसा। अच्छा यहाँ लेफ्ट साइड के ई का जो वैल्यू आएगा वो डायमेंशनलेस होगा, ये जानते हैं? ई टू द पावर थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा, ये सारे डायमेंशनलेस। तो जो इनका डायमेंशन आएगा और इनका आएगा वो क्या हो जाएगा? बी का एल के जैसा। अब यहाँ देखिए, ओमेगा टी है, एंगल है, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ओमेगा का डायमेंशन कितना होगा और टी का प्रोडक्ट ये 1 है, ओमेगा का डायमेंशन हो गया टी टू द पावर -1। उसी तरह सी टी स्क्वायर पावर है, प्लस में हो या माइनस में, पावर जो होता है वो भी क्या होता है? डायमेंशनलेस। तो सी का डायमेंशन क्या हो गया? टी टू द पावर -2, 1/t²। आप यदि इनको एक साथ भी देख रहे थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी ई टू द पावर -ct², तो इनके जितने टर्म हैं उन सब के डायमेंशन एक जैसे ही होंगे, तो तभी तो वो ऐड हो रहे होंगे। ऐड हो रहे होते हैं कब? जब दोनों टर्म एक जैसे होते हैं डायमेंशन के। तो ये भी टुकड़ा एक्स के डायमेंशन जैसा, ये टुकड़ा भी एक्स के डायमेंशन जैसा, ठीक। ये भी अब 5 मिनट है अपने पास, उस 5 मिनट में एक छोटा सा आइडिया आपसे मैं पूछ लेता हूं और आप बताइएगा। एक मेज पर 3 kg
कम लग रहा है। 6 kg मैंगो खरीद कर लाकर रख दिया और थोड़ी देर बाद ना 8 kg और लाके रखा। अब बताओ टोटल कितना मैंगो टेबल पे मौजूद होगा? तो 6 पहले और 8 बाद में लाए और टोटल मैंगो पूछा गया और हाँ 8 EIGST, तो 6 और 8 14, 6 के बाद 8 kg लाए। अब ध्यान से सुनो। अब कहा यह गया कि एक टेबल है, उस पे दो दोस्त फोर्स अपना अप्लाई कर रहे हैं, एक 8 न्यूटन और एक 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स टेबल पे कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन। सर पता ही नहीं सर डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन नहीं पता। तो आपने यहाँ अभी ये इंटरेस्टिंग एक पॉइंट देखा कि यदि ऐसा होता, ये दुश्मनों की तरह लगा रहे होते फोर्स, तो F जो नेट हम कहते, ये कहते 2 न्यूटन। लेकिन यदि दोनों ऐसे फोर्स लगा रहे होते, एक ही डायरेक्शन में खींच रहे होते, तो F नेट क्या हो जाता? 14 न्यूटन। लेकिन यदि एक इधर ले जा रहा होता, कोशिश कर रहा होता, और एक इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होता, तो ये ब्लॉक या तो 2 टुकड़े होके चला जाता, या मजबूत टेबल है तो कहाँ जाएगा? तो बीच में कहीं जाता दिखेगा। तो बीच में कहाँ सर? अरे मुझे नहीं पता। अच्छा एक काम करते हैं कि ये टेबल आप दोनों दोस्त देख रहे हो, एक ही जैसा पहलवान है, दोनों 8 और 8 लगाते, तब कहाँ जाता? ठीक। और बालक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये 45 डिग्री बना के ठीक बीच में जाता, दोनों बराबर फोर्स लगाते हो। अच्छा क्या प्रैक्टिकली फील करो, फील लाओ थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ कि यदि इधर लगाने वाला 800 न्यूटन होता और इधर वाला 8 न्यूटन होता, तब तो ये तो पता भी नहीं चलता, 8 वाले को भी खींच के ले जाता 800 अपनी तरफ। मतलब रिजल्टेंट 800 की बहुत नजदीक होता। इधर वाला जो एंगल होता वो वेरी वेरी स्मॉल, या ये समझ में आया? और वो छोटे वाले का एंगल जो हो जाता रिजल्टेंट से, वो बहुत ज्यादा 90 की तरफ। आप यदि ये बात समझ पा रहे हो तो अगले पेज पे चलिए। यहाँ जो आप यूज कर रहे हैं आइडिया, ये सारा आइडिया क्या कहलाता है? ये एक खास तरह का एडिशन आप समझा रहे हैं। ये देखिए, एक दोस्त इधर ले जा रहा है 8 न्यूटन से और एक इधर खींच रहा है 8 न्यूटन से, 120 डिग्री के एंगल पे एक ब्लॉक को धकेल रहे हैं दो लोग। तो ब्लॉक किधर जाना चाहिए? एक ही साथ धकेल रहे हैं 60-60, ये बीच में, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा है। तो यहाँ कोई खास रूल है ना जो नेट बताने का काम कर रहा है? ये जो खास रूल है उसे हम कहते हैं परफेक्ट, सही है। ये कहलाता है वेक्टर अलजेब्रा, जिसके बेसिस पे 8 और 8 16 भी हो सकते हैं, 8 और 8 0 भी हो सकता है, और 8 और 8 अभी ध्रुव कह रहा है कि यहाँ 8 होगा, तो वो 8 भी हो सकता है। तो मतलब दो फोर्स जब ए और बी लगेंगे तो रिजल्टेंट ए प्लस बी मैक्सिमम ये हो सकता है जब एक डायरेक्शन में हो, और ए माइनस बी मिनिमम हो सकता है जब अपोजिट हो, और इसके बीच के सारे वैल्यू पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शंस। तो ऐसे क्वांटिटी फिजिक्स के, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका टोटल या नेट बोलने से पहले मुझे उसका डायरेक्शन पता होना जरूरी है। और जो वेक्टर के एक खास रूल जिसे हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, या अलजेब्रा मैथमेटिक्स का कुछ खास रूल जिसे हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, उसे फॉलो करें। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है इस पे चर्चा होगी, और वेक्टर क्या है इस पे और डिटेल चर्चा होगी अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। और डीपीपी में कौन सा ट्राई कर लीजिएगा? 3 4 हो गया है तो 5 ट्राई कर लीजिएगा। सर एक बार बता दो ये EXP का क्या मतलब है? इसे सर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ है EXP, फिर ब्रैकेट में है माइनस। हाँ, EXP यदि कभी लिखा दिखता है, मान लो ओमेगा टी, तो इसका मतलब हो जाएगा e टू दी पावर ओमेगा टी। यदि कभी लिखा हुआ है EXP CT स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा e टू दी पावर माइनस CT स्क्वायर। ओके सर। ठीक, आप 2 डीपीपी ट्राई कर लीजिएगा। आगे कौन सा कहाँ तक आ गए? 4 तक आ गए। 5 और 6 ट्राई कर लीजिएगा सब कोई।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।